गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी है। अरे सोने से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। अरे सोने से भी ज्यादा तुझे पढ़ना जरूरी है। गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी है। अरे सोने से भी ज्यादा तुझे पढ़ना जरूरी है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम लोग इस वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं ये उत्तल दर्पण। इससे पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण देख लिए थे, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब देख लिए थे, अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति देख लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण की। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, हम बताए भी थे कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह धंसा हुआ होता है, एवं उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उठा होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ऊ से होगा उत्तल दर्पण, ऊ से होता है उठा हुआ, नहीं ऊ से उत्तल दर्पण, ऊ से उठा हुआ। तो ऊ से याद रखेंगे उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। कहने का मतलब परावर्तक सतह मतलब होता है कौन चीज? जिस भाग पर पेंट नहीं किया होता है, मतलब जिस भाग पर प्रकाश परावर्तित होता है, जिस भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है उस भाग को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बना लेंगे? एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। तो उत्तल दर्पण बना लेंगे। अभी हम लोग पढ़े उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, इसका मतलब अंदर वाला जो भाग होगा उसको पेंट हम लोग कर देंगे। और क्या करेंगे? फिगर बनाने के बाद एक मुख्य अक्ष हम लोग खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब देखिएगा, ये दर्पण का पीछे वाला भाग हो जाएगा, इधर हो जाएगा दर्पण का आगे वाला भाग, इधर परावर्तक सतह और इधर दर्पण के पीछे का भाग हो जाएगा। तो दर्पण के पीछे कहीं ना कहीं तो सी पॉइंट तो होगा, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, नहीं, और वक्रता केंद्र और इसको हम पी कहते हैं। इसके बीच की जो मुख्य दूरी होती है उसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, नहीं। तो सेंटर और ध्रुव के बीच मध्य पॉइंट को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग आर कहते हैं, जिसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। F बराबर r/2 ये फॉर्मूला होता है, इसको सिद्ध करना होता है। और यहाँ से यदि हम लोग r निकालते हैं तो r बराबर हो जाता है 2f। r बराबर क्या हो जाता है? 2f, मतलब फोकस दूरी की दुगुनी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सब हम लोग आगे देखेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग को जानना है क्या कि अब देखिए इसमें दो ही स्थिति बनता है, मुख्य रूप से दो स्थिति, वैसे तीन स्थिति। वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए परावर्तक सतह तो दुइये गो पॉइंट होगा, एक होगा ध्रुव एवं अनंत के बीच कोनो न कोनो पॉइंट होगा जहां हम वस्तु को रखेंगे, एक हमारा अनंत हो जाएगा, नहीं। और फोकस पर हम रखते हैं तो फोकस पर बराबर ही बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे दो स्थिति में। तो इस P पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। और अब यदि वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे तो इसको 1 मान लेते हैं और अनंत को हम 2 मान लेते हैं। ये ट्रिक है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे? इसको ओरिजिन मान लिए, और ध्यान दीजिए ये जो फोकस है
और फोकस और पी के बीच की दूरी को बीच में हम लोग इसको 1 मान लेते हैं और मुख्य फोकस को हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। नहीं, अब हम लोग को यह समझना है कि सर वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक पॉइंट कल हम एक भी बताए थे, ये भी बताए थे, यदि हम दर्पण से आगे जाते हैं तो ये आभासी हो जाता है, सीधा हो जाता है। आभासी और सीधा, सी से हम क्या ले लेंगे, सीधा। कहने का मतलब आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और यदि हम ध्रुव के इधर आते हैं तो यह हो जाएगा वास्तविक, हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं, तो ये हम लोग को समझना था, ये एक प्रकार का ट्रिक है। क्या समझेंगे कि ध्रुव को 0 मान लेंगे, ध्रुव और अनंत के बीच को 1 मान लेंगे, अनंत को 2 मान लेंगे। फिर हम दर्पण के पीछे यदि जाते हैं तो ध्रुव को तो 0 मान लिए थे, इस मुख्य फोकस को 2 मान लेंगे, इस दोनों के बीच की जो प्रतिबिंब जहां बनेगा उसको 1 मान लेते हैं। अब यहाँ इस 1 2 से क्या होगा, अब यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में भी देखे थे फोकस पर बनता है कौन चीज, तो प्रतिबिंब। इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें सिर्फ 2 है तो 2 पे बनेगा, 1 है तो 1 पर बनेगा, बात खत्म, प्रतिबिंब का स्थिति पता चल जाएगा। नहीं तो यदि हम उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। क्लियर जी सर। अब देखिए यदि ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं तो इसको 1 माने थे, नहीं तो अब जाकर के कहां बनेगा, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, जहां 1 है, 1 को पकड़ेगा, 2 को पकड़ेगा। तो ध्रुव और अनंत के बीच यदि हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। नहीं, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। इस पर बिंदुवत बनता है, ध्यान दीजिएगा। जब प्रतिबिंब इस पर बनेगा तो देखिए सीधा मतलब ऊपर बनेगा, तो क्या बनता है, ये बिंदुवत बनता है। बिंदुवत हम लोग पढ़ लिए थे, या बहुत छोटा कह सकते, क्या कह सकते हैं, बहुत छोटा। अवतल दर्पण में भी हम लोग पढ़े थे, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदुवत बनता है, बहुत छोटा बनता है। यदि हम थोड़ा और इधर दर्पण की ओर आते हैं पीछे ही, तो यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब क्या, छोटा बन जाता है, बहुत छोटा नहीं, इसको सिर्फ हम छोटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, छोटा बनता है। अब ध्यान दीजिए, यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और बिंदुवत बहुत छोटा बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा। यदि हम वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा। अब इसको यदि हम डायग्राम से समझ लेते हैं तो और बहुत अच्छी बात हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, यदि हम देखेंगे वस्तु की स्थिति, क्या देखेंगे, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, नहीं फिर देखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे। नहीं, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकृति, इसका क्या होगा, प्रकृति क्या होगा। नहीं, इसमें मुख्य रूप से 2 पॉइंट बनेगा, क्या गो, 2। यदि हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ध्यान दीजिए, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, जिसको 2 माने थे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, इसको भी 2 माने थे। नहीं, अब इसकी प्रकृति क्या होगा, तो आभासी होगा, सीधा होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, बिंदुवत होगा, बिंदुवत, जिसको हम लोग बहुत छोटा कह देते, क्या कह देते हैं, बहुत छोटा, बहुत छोटा कह दे, लेकिन बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। नहीं, अब हम लोग देख लेते हैं, यदि वस्तु को ध्रुव एवं अनंत के बीच रखते हैं, ध्रुव एवं अनंत के बीच रखते हैं, जिसको 1 माने थे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच बनेगा, इसको भी 1 माने थे, 1 पर रखेंगे, 1 पर बनेगा। क्या बनेगा सर, तो आभासी बनेगा, आभासी बनेगा सर, उसके बाद सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा, उसके बाद छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा, कहां, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के
पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और यदि हम अंतिम केस तीसरा देखते हैं, ध्रुव पर रखते हैं, तो ध्रुव पर ही बनता है। क्या बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा एवं बराबर बनता है। आभासी, सीधा एवं बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? तो हमारा उत्तल दर्पण का कॉन्सेप्ट था। इसको यदि आप समझ गए तो बोलिए जी सर, इसको हम आसानी से समझ। ये फॉर्मूला याद रखना है, F बराबर R/2 होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। कौन? मुख्य मतलब फोकस दूरी। और R बराबर 2F होता है, मतलब फोकस दूरी का दुगुना वक्रता त्रिज्या होता है। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, क्योंकि आभासी में सी है, सी से ध्यान रखेंगे सीधा। और यदि आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। ये इसका स्थिति था जिसको हम लोगों ने समझ लिया। आगे का कॉन्सेप्ट फिर समझेंगे। यदि ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक आसान लगा और साधारण भाषा में आप समझ गए तो आप कमेंट कीजिए कि यस सर, बहुत आसान से, बहुत साधारण तरीका से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। आगे का कॉन्सेप्ट किस पॉइंट पर बात करेंगे, इसी फिजिक्स के अंतर्गत, इसी परावर्तन के अंतर्गत आप लोग कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पर या कौन से टॉपिक पर हम कंटेंट को लेकर के आएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।